एंशियंट इंडिया के अंदर 1995 से जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे के पूरे यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो अपीयर होने से पहले इस सीरीज को एटलीस्ट 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा, बहुत ध्यान से। पेन और पेपर लेकर अपने साथ आप बैठ सकते हैं। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताता चल रहा हूं, यानी कि जो भी क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बताता चलूंगा, तो वो आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। और एटलीस्ट 3 से 4 बार तो आपको इस सीरीज को एग्जाम देने से पहले सुनना है। तो 1995 के क्वेश्चन पेपर की यहां पर बात हो रही है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ब्रह्मवादिनी के बारे में पूछा गया था कि वेदास के कौन से हिम को, यानी कि HYMNS हिम्स जो होते हैं यानी कि भजन वगैरह, तो वेदास के अंदर जो भजन है तो वो ब्रह्मवादिनी ने कौन से भजन जो है वो कंपोज किए थे। तो लोपामुद्रा आपको ध्यान में रखना है। वैदिक पीरियड में एक महिला थी जिनका नाम था ब्रह्मवादिनी, राइट। इन्होंने काफी सारे भजन ऋग्वेद के अंदर, यानी काफी सारे हिम्स वगैरह जो है वो ऋग्वेद के अंदर कंपोज किए थे। उनमें से एक है लोपामुद्रा, इसके अलावा घोषा, इसके अलावा निवारी और विश्ववारे, राइट। तो ये सब हिम जो कि ब्रह्मवादिनी के द्वारा कंपोज किए गए। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्रह्मवादिनी जो है वो कौन थी। तो ध्यान में रखना वैदिक पीरियड में एक महिला थी जिन्होंने वेदास के अंदर, स्पेशली ऋग्वेद के अंदर कुछ हिम्स हैं जो कि इनके द्वारा कंपोज किए गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो विक्रम एरा, साका एरा, गुप्ता एरा और काली एरा के बारे में पूछा गया था कि कौन से ईयर जो है वो इन एरा से एसोसिएटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो राजा विक्रमादित्य ने किस चीज को शुरू किया था? विक्रम एरा को। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम एरा को शुरू किया था। कब किया था? 58 BC में, राइट। और उस समय शाकास से इनकी विजय हुए थे, यानी कि शाकास से जीते थे ये, तो उस खुशी में विक्रम एरा इन्होंने शुरू किया था, राइट। फिर AD 78 में, AD 78 की बात हो रही है, तो ये AD साका एरा की हमें देखने को मिलती है। तो साका एरा कौन सी AD से एसोसिएटेड है? 78 AD से एसोसिएटेड है, राइट। ये उस समय की डेट है जिस समय कनिष्क का राज अभिषेक हुआ था, कनिष्क का। इसके अलावा चंद्रगुप्ता वन की आपको बात ध्यान में रखनी है। चंद्रगुप्ता वन ये पहले इंडिपेंडेंट राजा थे जिनको टाइटल मिला है महाराजा धीराज। तो क्वेश्चन ये आ सकता है महाराजा धीराज का टाइटल किसके पास है? तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट के पास, राइट। और इनके द्वारा गुप्ता एरा की शुरुआत की गई थी 320 AD में। और फिर काली एरा किससे एसोसिएटेड है? 3102 BC से काली एरा शुरू हुआ था 3102 BC में। तो विक्रम एरा आपको डेट ध्यान में रखनी है 58 BC, साका एरा 78 AD, गुप्ता एरा आपको ध्यान में रखना है 320 AD या 320 AD, और काली एरा 3102 BC, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ईयर्स वगैरह थोड़ा ध्यान में रखो। अब यहां पर गुप्ता पीरियड के दौरान महिला और शूद्रास जो थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, राइट। तो हमें देखने को मिलता है कि महिला और शूद्रास जो हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे थी। बताया जा रहा है कि तीनों वर्णास के जो हम लोग को 4 वर्णास टोटल देखने को मिलते हैं, राइट। कौन से 4 वर्णास हैं? सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रियास दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वैश्यास, चौथे नंबर पर शूद्रास। तो पहले 3 जो वर्णास हैं उनके जो मेल सदस्य हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत लैंग्वेज। और बाकी जो लोअर वर्णास हैं जैसे कि शूद्रास और महिला सभी वर्णा की वो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो बोला करती थी। तो ध्यान में रखना मेल संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे और महिला और शूद्रास प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और एक संस्कृत प्ले था जो कि लिखा गया था गुप्ता पीरियड के दौरान, तो उस समय महिला और शूद्रास जो है वो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो बोला करती थी। इसके अलावा अशोका को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अशोका को प्रियदर्शी नाम से पुकारा जाता है। उनके इंस्क्रिप्शन में राजा अशोक जो है उनको रेफर किया गया है प्रियदर्शी से, राइट। प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रिया से इनको रेफर किया गया है। तो याद रखना अशोका को देव नाम प्रिया या फिर प्रियदर्शी
कहा जाता है। इसके अलावा न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानकारी दी थी, बट न्यूटन से काफी साल पहले किसके द्वारा ग्रेविटेशन की जानकारी ऑलरेडी दे दी गई थी? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की किताब है ब्रह्मास्फुता सिद्धांता और कांड कड़ियाका, राइट? ब्रह्मास्फुता BRAHMASPHUTA सिद्धांता SIDDHANTA और कंडा खाद्याका KHANDA राइट? तो ये किताब किसकी है? क्वेश्चन अगर आए तो ब्रह्मगुप्ता ध्यान में रखना है। इस किताब में उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया था कि धरती जो है इसमें ग्रेविटेशन फोर्स है, धरती की तरफ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट जो है वो खींचे चले आते हैं, राइट? और ये बहुत पहले इन्होंने बता दिया था, न्यूटन के बताने से बहुत पहले, काफी साल पहले बता दिया गया था इनके द्वारा, ब्रह्मगुप्ता के द्वारा। अब मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी की बात की जा रही है। तो मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है वेदा को फाइनल अथॉरिटी के तौर पर। ये कर्म कांड के ऊपर स्ट्रेस डालती है लिबरेशन के लिए, राइट? आजादी के लिए कर्म कांड के ऊपर ये स्ट्रेस डालती है। साथ ही साथ वैदिक नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कर्मास को परफॉर्म करने के लिए, ऐसा मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में मेंशन्ड है। तो मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा एक टर्म हम लोग को देखने को मिलता है यवना प्रिय, YAVANA, यवना PRIYA, प्रिय। ये एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन्ड है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है पेपर। पेपर से इसका मतलब हम लोग को देखने को मिलता है। पेपर वो मसाला जो होता है ना, मिर्ची वाला मसाला, पेपर, राइट? और पेपर इंडिया के अंदर ग्रो होती है, राइट? और ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में ग्रो होती है। और एंशिएंट रोमन एम्पायर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। इंडिया से ये पेपर जो है वो एक्सपोर्ट होती थी और इसके एक्सपोर्ट से इंडिया को रोमन से बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता था। तो रोम जो है वो इंडिया को गोल्ड भेजती थी, उसके बदले में हम रोम को पेपर भेजते थे। तो पेपर के साथ हमारा जो है मतलब यानी कि रोम के साथ हमारा पेपर का ट्रेड हुआ करता था, राइट? और इसलिए संस्कृत टेक्स्ट में पेपर जो है उसको यवना प्रिय कहा गया, यानी कि फेवरेट ऑफ ग्रीक्स इसका मतलब है। यवना प्रिय मतलब फेवरेट ऑफ ग्रीक्स। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत, कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत किसका है? तो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के, राइट? 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हम लोग को जैनिज्म के देखने को मिलते हैं। इफ फॉलोड बाय अ मॉन्क, अगर मॉन्क इसको फॉलो करते हैं तो इसको महाव्रत कहा जाता है। इफ ऑब्जर्व्ड बाय अ ले फॉलोअर, यानी कि आम आदमी अगर उसको फॉलो करता है तो उसे अनुव्रत कहते हैं। तो जैनिज्म के अंदर 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं और अगर इनमें से जिस भी प्रिंसिपल को मॉन्क अगर फॉलो कर रहे हैं तो महाव्रत वो कहलाएंगे, और इन प्रिंसिपल्स को अगर एक ले फॉलोअर आम आदमी वगैरह जो है वो फॉलो करता है तो अनुव्रत जो है वो कहलाया जाएगा, ठीक है? तो जैनिज्म से रिलेटेड है अनुव्रत, याद रखना। इसके अलावा जीरो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो आप सभी जानते हैं अननोन इंडियन के द्वारा। जीरो किसने इन्वेंट किया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जीरो कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, who about 520 AD devised a positional decimal number system that contained word kha for the idea of placeholder. By 876 AD, based on existing tablet inscription with the date, the kha had become the symbol zero. Later, Brahmagupta developed the concept of zero as an actual independent number. तो एक चीज ध्यान में रखनी है, जीरो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो 1995 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो यूपीएससी का जो आंसर था वो था अननोन इंडियन। तो याद रखना, अगर यूपीएससी जीरो पूछती है कि जीरो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है तो अक्सर लोग बोलते हैं आर्यभट्ट, बट यूपीएससी ने अननोन इंडियन मार्क किया है, क्योंकि हालांकि ट्रेस तो किया जाता है कि जीरो जो है वो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने 520 एडी के समय पर डेसिमल नंबर सिस्टम जब रखे थे तब उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया था खा, KHA, खा, राइट? फिर बाद में जाकर ये खा जो है वो सिंबल जीरो बन गया,
राइट। और फिर बाद में जाकर ब्रह्मगुप्ता ने डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट जीरो के लिए, वो एक्चुअल इंडिपेंडेंट नंबर के तौर पर हमें देखने को मिला। तो जीरो जो नंबर है वो ब्रह्मगुप्ता से भी एसोसिएटेड है, कह सकते हो आर्यभट्ट से भी एसोसिएटेड है, बट जीरो किसके द्वारा इन्वेंट किया? एक अननोन इंडियन के द्वारा। ये थे 1995 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। अब 1996 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो देखो, हर बार हम लोग बात करते हैं कि 4 युग जो है वो कौन से होते हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, बोलते नहीं है कि अभी ये कलयुग चल रहा है, तो वैसे ही 4 युग पूछा गया था कि 4 युग जो है वो कौन से उनको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करो, राइट। तो 4 युग के नाम तो लिखे हुए थे बट उनको सीरियल में अरेंज करना था, राइट। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन था। तो एक है कृता, राइट, या KRITA स्पेलिंग में आपको बताया था। पहला युग जो है वो कृता हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो त्रेत है, या कृत या त्रेत ऐसे बोलोगे आप, त्रेत, TRETA। और तीसरा जो है वो है द्वापारा, राइट, DVAPARA, द्वापारा। और चौथा जो है वो काली यानी कि कलयुग, ठीक है। तो ऐसे ये ऑर्डर में है, ये 4 युग हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि इस प्रकार से ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है। ये 4 युग के बारे में पता होना चाहिए, पूछा गया था। और इसके अलावा अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज्यादा मेंशन्ड किस नदी के बारे में किया हुआ है, यानी कि किस नदी के बारे में अर्ली वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड है? तो सिंधु नदी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु नदी के बारे में बहुत ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया हुआ है, राइट। बट सरस्वती नदी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सैक्रेड नदी मानी गई है। काफी पवित्र और काफी इंपॉर्टेंट नदी जो है वो है सरस्वती, राइट, अर्ली वैदिक लिटरेचर में। और सबसे ज्यादा बार जिस नदी के बारे में मेंशन्ड है अर्ली वैदिक लिटरेचर में वो है सिंधु नदी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, राइट। इसके अलावा पूछा गया था कि इन फॉलोइंग ऑप्शन में से बताइए कि जैन लिटरेचर, अर्ली जैन लिटरेचर जो है वो कौन से नहीं है, राइट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक था थेरी गाथा, तो आपको बता देंगे इस थेरी गाथा जो है यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है एंड इसको कंपाइल किया गया था बुद्धिस्ट नन्स के द्वारा। और इसमें हम लोग को भगवान बुद्ध की पोएम्स भी देखने को मिलती हैं। तो थेरी गाथा याद रखना, थेरी गाथा जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। और इसके अलावा जैन लिटरेचर के यानी कि अर्ली जैन लिटरेचर कौन से हैं, तो इसका नाम भी मैं आपको बता दूं, सूत्र कृतंग, SUTRA, सूत्र KRITANG, कृतंग। इसके अलावा बृहत काल पसूत्र, BRIHATKALPASUTRA, पसूत्र। और इसके अलावा अकारंग सूत्र, ACARANGASUTRA। तो ये जो 3 चीज हमने देखी, अकारंग सूत्र, बृहत कालपसूत्र और सूत्र कृतंग, ये अर्ली जैन लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, अर्ली जैन लिटरेचर के पार्ट है। इसके अलावा थेरी गाथा जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, राइट। फिर इसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या चीजें कॉमन हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो इसमें बताया गया था अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एंजॉयमेंट, यानी कि तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना। दूसरा जो था वो इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी कि वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, राइट। तीसरा जो था डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल, यानी कि अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इनकार, यानी कि अनुष्ठान वगैरह को आपको जो है वो स्वीकारना नहीं है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। चौथा नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, कि एनिमल लाइफ को जो है वो इंजर नहीं करना है। तो इसमें हमने क्या देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी जो है वो दोनों ही ये बोलता है कि पशुओं को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना है। और दोनों ही धर्म जो है वो डिनाई करते हैं किसको? रिचुअल्स को, कि कोई भी किसी भी प्रकार का रिचुअल वगैरह जो है, अनुष्ठान वगैरह जो है उसको फॉलो मत करो, राइट। तीसरा जो है वो ये बोलते हैं कि जो वेदास की जो अथॉरिटी है उससे ये दोनों ही अगेंस्ट में जाते हैं, राइट, कि वेद की अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है ये दोनों बात करते हैं, राइट। तो इसलिए तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म लाया गया था, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो परेशान हो गए थे, राइट, कि जो कड़क जो नियम हम लोग को वेदास के अंदर देखने को मिलते थे और जो रिचुअल्स वगैरह हुआ करते थे, तो इसीलिए ये सब चीजें लाई गई थी। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो चीज कॉमन नहीं है वो ये है कि देखो, बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का है, बट जैनिज्म में बहुत स्ट्रिक्टनेस के तौर पर जो है वो फॉलो करनी होती है चीजें, राइट। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से थोड़ी सी चीजें फॉलो करनी होती है, राइट। जैसे कि बुद्धिज्म बोलता है कि आप तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बच सकते हो, राइट, बट ये नहीं बोलता
जैनिज्म। तो जैनिज्म में थोड़ा सा तपस्या की बात की जाती है एक्चुअल में। तो इन बुद्धिज्म मध्यम मार्ग वॉज स्ट्रेस्ड ऑन, तो बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग के ऊपर स्ट्रेस डाला गया था। सो द फॉलोअर्स वर एडवोकेटेड टू चूज मिडिल पाथ, तो फॉलोअर जो है वो मिडिल पाथ चूज कर सके, थोड़ा सा रिलैक्स जीवन जो है वो जी सके। सो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज वॉज स्ट्रेस्ड ऑन इन बुद्धिज्म, वेयरएज इन जैनिज्म एक्सट्रीमिज्म एंड पेनेंस वर एडवोकेटेड। तो जैनिज्म में यही चीज हम लोग को थोड़ी सी देखने को मिलती है कि थोड़ा सा, जैसे कि आपको पता होगा कि जैनिज्म में बोलते हैं कि कपड़े भी त्याग दो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, और एक टाइम पर अपने घर से जो है वो, अपनी फैमिली से जो है वो दूर चले आओ, तो वो सब चीजें वो फॉलो करने की बात करते हैं, राइट। तो और भी काफी सारी चीजें हैं इनमें, जैसे कि होता है ना कि प्याज मत खाओ, लहसन मत खाओ, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जैनिज्म के अंदर जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना होती है जैनिज्म के मतलब जैनिज्म फॉलोअर्स को, राइट। बट बुद्धिज्म में ऐसा नहीं, बुद्धिज्म बोलता है कि अपने फॉलोअर्स का, क्योंकि आप अपना मध्यम मार्ग जो है वो चूज कर सकते हो। तो ये वाली चीज पूछी गई थी वहां पर सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा पूछा गया था कि गुप्ता पीरियड के दौरान कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेडिसिन पर काम किया करते थे, यानी कि नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन। तो कौन थे वो? तो वो थे सुश्रुत, SUSRUTH, सुश्रुत। इनको कंसिडर किया जाता था बेस्ट सर्जन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्ता पीरियड में बेस्ट सर्जन कौन थे एंशिएंट इंडिया में? तो उनका नाम है सुश्रुत, SUSRUTH, राइट, सुश्रुत, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। इन्होंने क्या लिखा था? सुश्रुत संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी, सुश्रुत के द्वारा, राइट। और जो कि ट्रीटीज है मेडिसिन पर, और सुश्रुत जो है वो 4th सेंचुरी AD के समय पर थे, यानी कि गुप्ता पीरियड पर हमें देखने को मिले थे। तो उस समय ये सर्जन हुआ करते थे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आ गया था। एक तरफ कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे और एक तरफ जो है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ था, जैसे कि मेडिसिन, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। तो विशाखा दत्त किससे एसोसिएटेड है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए ड्रामा। विशाखा दत्त जो है इन्होंने लिखी थी एक बहुत ही महान संस्कृत प्ले को, मुद्र रक्षम। मुद्र रक्षम जो है वो इनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। इसके अलावा वाहरा मिरा की अगर हम लोग बात करें, वाहरा मिरा की, तो इन्होंने किस चीज पर काम किया था? तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर काम किया था, राइट। वाहरा मिहिरा जो है वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, याद रखिएगा। और चराका तो आप सभी लोग जानते हैं, CHARAKA, तो इनके द्वारा चराका संहिता जो है वो लिखा गया था, राइट। और ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये मेडिसिन की फील्ड से। आप लोग को पता ही है, NCERT में इनके बारे में तो है ही, और क्वेश्चन भी है इवन NCERT में इनसे रिलेटेड। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त किससे एसोसिएटेड थे? तो अभी हमने 1995 में भी देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्मगुप्त जो है वो मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 1996 में सिर्फ कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट इंडिया से आए थे। अब हम लोग 1997 के पेपर को उठाकर देख रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था मैच द फॉलोइंग का। तो गुप्ता, चंदेला, चालुक्य, पल्लवाज डायनेस्टी एक तरफ लिखा हुआ था लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उनकी कैपिटल्स कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वो उस प्रकार से चीज लिखी हुई थी कि कैपिटल्स को आप बताओ कि कौन सी किसकी कैपिटल है। तो देखो आपको बता दें, गुप्ता की जो कैपिटल है वो हम लोग को दियोगढ़ देखने को मिलती है, गुप्ता की कैपिटल, ठीक है, दियोगढ़, याद रखना। चंदेलास जो थी उनकी कैपिटल खजुराहो हुआ करती थी। चालुक्यास की कैपिटल बदामी, यानी कि वतापी भी इसको कहते हैं, वो हुआ करती थी। और पल्लवा की कैपिटल पनमलाई, PANAMALI, पनमलाई हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, गुप्ता, दियोगढ़, चंदेला, खजुराहो, चालुक्य, बदामी, और पल्लवा पल्लमलाई, राइट। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अशोकन स्टोन पिलर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये चीज पूछी गई थी। तो देखो इनके जो पिलर्स थे, अशोका के पिलर, क्या वो हाईली पॉलिश थे? बहुत ज्यादा पॉलिश थी क्या उसमें? तो हाँ, बिल्कुल थी, राइट। मोनोलिथिक थे क्या, यानी कि सिर्फ एक ही पत्थर से बनाए गए थे क्या ये पिलर्स? तो हाँ, बिल्कुल एक ही पत्थर से बनाए गए थे। इसके अलावा अशोकन पिलर क्या लंबे से थे और पतले से थे क्या, यानी कि टैपरिंग शेप के थे क्या? तो टैपरिंग का मतलब ये होता है लंबा और पतला। तो हाँ, बिल्कुल लंबा सा ये पिलर था और पतला पिलर हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो हाँ, ये टैपरिंग शेप के थे ये, राइट। और क्या ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट था क्या? तो आपको बता दें कि अशोका रॉक पिलर जो थे वो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स नहीं थे, ये बेसिकली अशोका के मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए थे, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया था कि कौन सी स्क्रिप्ट एंशिएंट इंडिया की राइट टू लेफ्ट में लिखी गई थी, यानी कि उल्टी, यानी कि राइट टू लेफ्ट में लिखी गई थी। जैसे कि हम लोग जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो वैसा राइट टू लेफ्ट में जो है वो लिखी गई थी कौन सी स्क्रिप्ट?
तो आपको बता दें कि जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है वो ज्यादातर इंडिया के अंदर लेफ्ट टू राइट में ही लिखी जाती है। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, ये राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है। तो कौन सी है ये? खरोष्टी। खरोष्टी आप ध्यान में रखना, खरोष्टी जो आज की डेट में पाकिस्तान क्षेत्र में हम लोग को ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ये राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है। बाकी ब्रह्मी जो है वो लेफ्ट टू राइट में लिखी जाती है, राइट। तो ये वाली चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ये वर्णमाला सिस्टम जो इंडियन लैंग्वेज का है उसी से इवॉल्व होकर आई है, ठीक है। अब इसके अलावा एक फेमस डायलॉग हम लोग को नचिकेत और यमा के बीच में देखने को मिलता है। तो ये फेमस डायलॉग जो है इसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है? तो आपको बता दें गाइस, इसके बारे में हम लोग को कठोपनिषद में देखने को मिलता है, कठोपनिषद में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। फेमस डायलॉग नचिकेत और यमा यानी कि लॉर्ड ऑफ डेथ। तो इसमें डेथ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल यानी कि मरने के बाद जो है वो आत्मा कहा जाती है, तो उसके बारे में उल्लेख है। तो ये कठोपनिषद में हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है ये किस पर्टिकुलर मतलब डायलॉग का फॉर्म है जो कि हम लोग को किंग मियंडार और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में देखने को मिला है? तो पूछा गया था कि वो कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, तो आपको बता दें नागसेना। तो ये जो डायलॉग है किंग मियंडार यानी कि मिलिंडा, राजा मिलिंडा और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बीच में हमें देखने को मिलता है, जो कि 1st सेंचुरी बीसी में कंपाइल किया गया था मिलिंद पन्हो के फॉर्म पे, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अशोका का जो पर्सनल नेम है वो किस अशोका के एडिक्ट्स में मेंशन था? तो आपको बता दें कि गुर्जरा एडिक्ट और मस्की एडिक्ट, इसमें अशोका का पर्सनल नेम जो था वो मेंशन किया गया था। यही चीज पूछी गई थी और ऑप्शन में मस्की था। तो मस्की और गुर्जरा एडिक्ट्स में अशोका का पर्सनल नेम जो है वो मेंशन था, राइट। इसके अलावा एक बेसिकली मैप बताया गया था, तो मैप में चूज करना था कि मतलब लोकेशन दे दी थी ABCD, राइट, मैप के अंदर। तो इसमें 4 जो है वो महाजनपद को चूज करना था, यानी आइडेंटिफाई करना था कि ये 4 महाजनपद कौन से हैं। तो आपको जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें हालांकि मत्स्य, अवंती, वत्सा और अंगा के बारे में पूछा गया था। बाकी आप 16 महाजनपद जो है वो जरूर पढ़ के जाइएगा, उसकी लोकेशन जरूर देखिएगा 16 महाजनपद की। और इसके बारे में अंगुत्तरा निकाय, तो याद रखना अंगुत्तरा निकाय में 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, राइट। अब एक और बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, बुद्धिज्म जैनिज्म वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के। तो महायाना बोधिसत्वा आलोकितेश्वर, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पद्मपानी नाम से जाना जाता है। तो पद्मपानी जो है वो महायाना बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें गॉड ऑफ सेक्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और सिल्वर कॉइन्स जो इशू किए गए थे गुप्ताज ने, इन्हें क्या कहते हैं? तो गुप्ता रूलर के द्वारा जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे उसे रूपक नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? रूपक, RUPAK, रूपका या रूपक, राइट। तो ये जो कॉइन है ये हमें नदन पार्ट जो हमारी कंट्री का है वहां पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम नंबर इन कॉइन्स के यानी कि सिल्वर कॉइन के हम लोग को राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिले हैं, राइट। अब इसके अलावा मनीग्राम के बारे में पूछा गया था। मनीग्राम, तो मनीग्राम क्या है? तो एंशियंट साउथ इंडिया में ये मर्चेंट का कॉर्पोरेशन हुआ करता था, मनीग्राम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो 1997 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 1998 के UPSC सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर में एंशियंट इंडिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्वेश्चन जो था वो एसर्शन और रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसमें एसर्शन जो दिया हुआ था, जैसे कि CSET में आता है ना एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, तो वैसे ही ये क्वेश्चन था इसमें भी एंशियंट इंडिया में। तो एसर्शन ये दिया था कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो हम लोग को गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है। तो ये एसर्शन था। उसका रीजन ये था, बताया गया था कि जो बुद्धिज्म के जो फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, हिनायना और महायाना, राइट। तो हिनायना फॉर्म जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ था इस आर्ट से, ऐसा इसका रीजन था। तो देखो इसमें तो एसर्शन बिल्कुल करेक्ट था कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है उसमें, यानी कि ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है, तो वो ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुआ है। बट वो जो फॉर्म था वो हिनायना नहीं था, वो था महायाना, राइट। महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो था वो इस आर्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था, राइट। हेलेनिस्टिक या फिर ग्रीक्स की आर्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था, राइट।
इसके अलावा एक और ऐसी क्वेश्चन असर्शन और रीजन से रिलेटेड था कि अकॉर्डिंग टू अशोकाज एडिट्स सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, कि मतलब कि लोग जो है वो आपस में मिलकर रहें रेदर देन रिलीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस होने की बजाय, यानी कि रिलीजन को ज्यादा महत्व मत दो, फॉलो मत करो, अपनी सोसाइटी को जो है वो फॉलो करो, कि सोशल प्रॉब्लम्स जिसकी जितनी भी है उसको आपस में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करो। रिलीजन के बेस पर या रिलीजन पर उतना ध्यान मत दो, नहीं तो उतना ध्यान दोगे तो फिर आप आपस में झगड़ोगे। तो ऐसा असर्शन में मेंशन था, और उसकी वजह यह है कि ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो रीजन यह है कि उन्होंने इक्विटी का आइडिया जो है वो भाईचारे का, ब्रदरहुड का, इस प्रकार से आइडिया दिया कि सब लोग एकजुट होकर मिलकर रहें रेदर देन किसी धर्म को प्रमोट करने की जगह। तो इसमें गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस प्रकार से कि अशोका ने इक्विटी का आइडिया स्प्रेड किया इंस्टेड ऑफ रिलीजन। ये बात बिल्कुल सही है, राइट। That is why his edict stress on social harmony among people rather than religious devotion। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, और assertion जो है वो रीजन को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो ये वाली बात है। इसके अलावा यहां पर पेयर चूज करने का एक क्वेश्चन था जिसमें लोथल, सारनाथ, राजगिर, नालंदा की यहां पर बात हो रही थी, तो और उसके अपोजिट में पूछा गया था कि पेयर, करेक्ट पेयर मैच करो किए। जैसे कि लोथल जो है वो एंशियंट डॉकयार्ड है क्या, तो बिल्कुल लोथल एंशियंट डॉकयार्ड के तौर पर हमें देखने को मिलता था, राइट। इसके अलावा सारनाथ की बात हुई थी कि सारनाथ क्या पहला सरमन है बुद्धिस्ट का, तो सारनाथ जो है गाइस ये प्लेस है जहां पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। तो बिल्कुल सही है सारनाथ भी ये वाला आंसर, राइट। और इसके अलावा राजगीर का पूछा गया था, राजगीर क्या अशोका की लायन कैपिटल है, तो आपको बता दें कि जहां पर सारनाथ, जहां पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, तो वो ही जो है वो लायन कैपिटल है अशोका की, राइट। वो राजगीर नहीं है, सारनाथ ही है लायन कैपिटल अशोका की। तो तीसरा वाला ये वाला पेयर गलत हो गया था, राइट। इसके अलावा राजगीर जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर के तौर पर फेमस है, और साथ ही साथ अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए भी राजगीर जानी जाती है। और नालंदा बिल्कुल सही बात है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग के तौर पर हमें ये देखने को मिलती है नालंदा। तो ये इस प्रकार के भी अगर एरियाज अगर आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो इन सब एरियाज पे ज्यादा स्ट्रेस डालना, क्योंकि देखो एंशियंट इंडिया एक ऐसा बेसिकली मतलब एंशियंट इंडिया की जो तैयारी आप करते हो वो ज्यादातर तैयारी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आधारित होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये एंशियंट इंडिया की सीरीज ही चूज करी है, कि जिससे कि एग्जाम नजदीक और आप फटाफट जो है वो इस सीरीज को कवर करके, एटलीस्ट इस सीरीज को ही अगर आप सुन के जाओगे ना 3 से 4 बार, तो आप देखिएगा इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे 1998 के क्वेश्चंस को। तो होपफुली आप सभी लोगों ने ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ, नोट डाउन करते चल रहे होगे आप लोग, क्योंकि नोट डाउन करते रहो, क्योंकि सुनते सुनते अगर आप चीज़ों को लिखोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट, चीज़ों को लिखने में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिखते रहा करो, जब भी मैं कुछ पढ़ाते हूँ पॉइंट्स लिखते रहा करो, राइट, हाथ वाथ चलाते रहा करो, उससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रहेगा, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सिर्फ ईयर प्लग लगाओ और जो भी बोलते जा रहा हूँ सुनो, अच्छे से ध्यान से लिखते रहो, और फिर एक बार लिख लिया आपने, उसके बाद फिर एक बार और 2x की स्पीड में, या अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते तो अपने पास और भी ज़्यादा स्पीड आ जाती है। 2.5x भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, बट 2x सफिशिएंट होता है। तो उसमें आप जो है वो फटाफट सुनते जाओ और आपने जो भी नोट्स लिखे हुए हैं वो आप जो है वो देखते जाओ उस नोट्स की तरफ। तो इस तरीके से तैयारी करो आप। तो चलो, अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।